Fisher Healers, welcome back to my channel. So this is section number 3 of chapter number 1, which is आयुष्कामी अध्याय. So without wasting time, let's get started. तो हम पढ़ने वाले हैं षड्रस. षड्रस कैसे बताया है देखो. रसाहा स्वाद्व अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषायकाः षड द्रव्यम आश्रित अस्ते च यथा पूर्वम बलावः. तो देखो श्लोक में क्या बताया गया है. अभी रस कितने हैं? 6 रस होते हैं. अच्छे से समझ लो. 1 2 3 4 6 रस हैं. कौन कौन से हैं अभी? मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु, तिक्त, कषाय. और आप इसको ऑर्डर में लर्न कर लेना कैसा है. मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. ठीक है. तो मधुर को श्लोक में क्या बताया है? स्वादु भी बोल सकते हैं. यहाँ पे लिख देती हूँ. आप इसको स्वादु भी बोल सकते हो. स्वादु मतलब मधुर हो गया. ठीक है. मधुर मतलब स्वीट टेस्ट. ठीक है. एग्जाम्पल में समझ लो कैसा हो जाएगा. चीनी. मधुर तो सबको पता ही है क्या मीठा होता है. सब आजकल सबको मीठा पसंद है. तो क्या हो गया? चीनी. उसके बाद क्या है? अम्ल मतलब क्या हो गया? सार. एग्जाम्पल देख लो क्या है? नींबू खट्टा होता है ना, तो वो हो गया अम्ल रस का. लवण मतलब क्या हो गया? सॉल्टी तो एक ही चीज़ होती है, नमक. ठीक है. फिर कटु मतलब क्या हो गया? पंजेंट. एग्जाम्पल क्या है? मिर्च. तो अभी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि बहुत लोग कैसे समझेंगे कटु और तिक्त में. कटु समझेंगे, कटु मतलब कि कड़वा होता है, और तिक्त मतलब कि क्या होता है? पंजेंट. बट यहाँ पे आयुर्वेद में अलग है. कटु मतलब होता है पंजेंट, और तिक्त मतलब होता है बिटर, मतलब कड़वा. अपोजिट, इसका उल्टा मीनिंग. ठीक है. तो कटु का एग्जाम्पल क्या हो गया? मिर्च हो गई. ठीक है. तिक्त को यहाँ पे उष्ण कहा है. ठीक है. श्लोक में इसको उष्ण भी बोल सकते हो. ठीक है. उष्ण मतलब क्या हो गया? तिक्त मतलब होता है बिटर. एग्जाम्पल क्या है? नीम. कड़वा लगता है ना आपको, नीम याद रखना. ठीक है. कषाय में क्या हो गया? एस्ट्रिंगेंट. अब कषाय को देख लो. अनार. एग्जाम्पल फॉर अनार. वो दांत में अजीब सा नहीं लगता है, जिसे हम लोग एलम जो फिटकरी रहता है वो जैसा करेगा, उसका मतलब वही, वो जो टेस्ट आता है वो कषाय हो जाता है. हरड़ भी समझ लो. एग्जाम्पल में अनार और हरड़. ठीक है. आप एलम भी ले सकते हो, जिसको हम फिटकरी बोलते हैं. तो ये है 6 रस. मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. अब देखो आगे क्या कहा है श्लोक में. जो द्रव्य में आश्रित रहते हैं, मतलब रस क्या है? ये जो सारे जो रस है ये क्या है? षड द्रव्यम आश्रिता अस्ति, मतलब क्या? द्रव्य पे आश्रित रहते हैं. उसके बाद क्या कहा है? ये हो गया. उसके बाद कहा है बाद वाले रस से पहले का रस अधिक बलकारक होता है. मतलब क्या? बाद वाले रस मतलब ये ऑर्डर में जो बाद वाले रस रहते हैं, वो बाद वाले रस से पहले वाले रस ज़्यादा बलकारक है. बाद से पहले वाला ज़्यादा बलकारक होगा. अभी ये वाले इसमें 6 रस है हमारे पास. अभी देखो इसमें सबसे ज़्यादा बलकारक कौन सा रहेगा? मधुर. मतलब सबसे ज़्यादा जो बल जिसमें रहेगा वो मधुर हो जाएगा. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मधुर में सबसे ज़्यादा हो गया. फिर उसके बाद किस में आएगा? अम्ल में आएगा. अम्ल हो जाएगा. अम्ल किससे ज़्यादा हो जाएगा? लवण से. लवण, फिर कटु, फिर तिक्त, और लास्ट में जो सबसे कम बलकारक रहेगा वो रहेगा कषाय. ठीक है. तो ये है यथा पूर्वम बलावः, मतलब मधुर सबसे ज़्यादा रहेगा, और सबसे जो लीस्ट बलकारक है वो कौन सा हो जाएगा? कषाय. ये वाला समझ लेना क्या है. उसके बाद क्या दिया गया है? रस का ग्रहण रस इंद्रिय द्वारा होता है. तो रस का ग्रहण किससे होगा? ये जो सारे रस हैं इसका ग्रहण किससे हो जाएगा? रस इंद्रियों द्वारा होता है. मतलब ऐसा है कि ये रस इंद्रिय जो है, मैंने बताया था इंद्रिय के विषय और अर्थ होते हैं. तो अर्थ कौन से होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध. तो जो रस इंद्रिय का जो अर्थ होता है, विषय होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है रस. ठीक है. षड रस का दोषों पर प्रभाव. षड रस का दोषों पर कैसा प्रभाव होता है अब ये देखेंगे. मधुर, अम्ल, लवण अगर इसका सेवन होता है तो ये क्या करेंगे? कफ प्रकोप करेंगे. शरीर में क्या? कफ बढ़ा देंगे. और वात का क्या है? वात का शमन कर देंगे. ठीक है. वात कम कर देंगे. कौन? मधुर, अम्ल, लवण. फिर बाकी के 3 जो बचे हैं, कटु, तिक्त, कषाय रस, ये इनका अपोजिट, जो पहले 3 का जो अपोजिट हो गया क्या? वात का प्रकोप कराएंगे
और कफ का शमन करेंगे, मतलब शरीर में वात बढ़ा देते हैं और कफ का क्या शमन कर देंगे। ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है। जब लर्न करने जाओ तो पहले के 3 ये लर्न कर लो और बाकी के 3 के लिए अपोजिट कर देना। अब है पित्त प्रकोप। पित्त प्रकोप में देखो क्या, अम्ल, लवण और कटु, अगर इन 3 रस का हमने इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, पित्त का, शरीर में पित्त का प्रकोप हो जाएगा। और मधुर, जो बच गए मधुर, तिक्त और कषाय, अगर इसका यूज़ होएगा तो क्या होता है, पित्त शामक, पित्त शरीर में कम हो जाएगा। ठीक है, ये था षड रस और दोषों का प्रभाव। तो लर्न कर लेना, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। पहले 3 के लिए आप ये कर लेना, उसके लिए अपोजिट। और पित्त प्रकोप के लिए आप याद रख सकते हो, जैसे हम अम्ल रस खाते हैं, मतलब जैसे कोई खट्टी चीज़ खाते तो एसिडिटी हो जाती है, मतलब पित्त बढ़ गया। या फिर हम लोग कटु में मिर्ची खा लेते हैं तो भी किसी किसी लोगों को एसिडिटी हो जाती है, तो वो क्या हो गया, उससे पित्त प्रकोप हो जाएगा। तो ये 3 लर्न करना उसके रिलेशन में, और बाकी के 3 जो बचे वो एग्जैक्टली अपोजिट पित्त का शमन कर देंगे। त्रिविध द्रव्य, त्रिविध द्रव्य में क्या कहा है, शमनम, कोपनम, स्वस्थ हितम द्रव्यम इति त्रिधा, मतलब 3 द्रव्य बताए गए हैं। विधि भेद से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, शमन, कोपन और स्वस्थ हित। अब देखो एक एक इंडिविजुअल देखते हैं। शमन द्रव्य, शमन द्रव्य किसे कहते हैं, ये द्रव्य शरीर में बढ़े दोषों को अपने रस, गुण आदि के द्वारा शांत करता है। तो ये द्रव्य क्या करेंगे, शरीर में जो भी दोष बढ़ गए हैं, जो भी दोष बढ़ गए हैं उसको अपने रस, गुण, वीर्य, विपाक, रस तो मैंने बता ही दिया कौन से रस होते हैं, 6 रस, गुण अलग अलग गुण हैं, इसके आदि के द्वारा क्या करते हैं, शांत कर देते हैं। बढ़े हुए द्रव्य को क्या करते हैं, शांत करते हैं। ऐसे द्रव्य क्या कहलाते हैं, शमन द्रव्य। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तेल देखो, तेल क्या करता है, तेल होता कैसा है, इसका गुण कैसा होता है, ये स्निग्ध होता है और उष्ण होता है। इसका गुण क्या होता है, स्निग्ध और उष्ण। अब ये क्या करेगा, तेल, तेल क्या करता है, वात का शमन करता है। ठीक है, वात का शमन करेगा, मतलब वात को कम कर देगा, शरीर में जो बढ़ा हुआ वात है उसको कम कर देगा। क्यों, क्योंकि जो तेल है वो स्निग्ध उष्ण रहता है, और वात का गुण कैसा होता है, रुक्ष होता है, रुक्ष होता है और शीत होता है। ठीक है, तो इसके अपोजिट गुण होने के कारण ये क्या कर देता है, वात का शमन कर देता है। इसीलिए तेल क्या हो गया, तेल हो गया तेल किस द्रव्य में आएगा, शमन द्रव्य में आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कोपन द्रव्य। जो द्रव्य वात आदि दोषों, वात आदि क्या है, दोष है, रस आदि धातु, सप्त धातु तथा मूत्र आदि जो मल है को कुपित करता है। मतलब ऐसे द्रव्य, मतलब जिस द्रव्य का हम सेवन करते हैं वो हमारे शरीर में दोष, धातु और मल को अगर बढ़ा देते हैं, कुपित कर देते हैं। ठीक है, ताकि रोग होते हैं, अगर कुपित हो जाएगा, दोष कुपित हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, रोग होंगे। तो ऐसे द्रव्यों को क्या बोलेंगे, कोपन द्रव्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे माश, माश क्या करता है, जो माश होता है ये क्या करेगा, शरीर में कफ और पित्त कारक होता है। मतलब अगर आप माश का सेवन करते हो तो शरीर में क्या हो जाएगा, कफ और पित्त। माश हो गया उड़द। ठीक है, उड़द को माश बोलते हैं। ठीक है, कफ और पित्त का क्या है, बढ़ा देगा, तो वो कैसा द्रव्य हो गया, कोपन द्रव्य। आगे एक और एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो आप, विरुद्ध आहार। मतलब जैसे ये वाला कॉमन सुना ही होगा, विरुद्ध आहार, आपने मछली और दूध को एक साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे स्किन डिजीज होते हैं। तो मतलब वही है, वो ऐसा द्रव्य, मछली और दूध को एक साथ मिलाओगे तो वो कैसा है, ये कोपन द्रव्य है। वो दोष, धातु और मल में से क्या कर देता है, उसको कुपित कर देगा, और फिर कुपित होने के बाद रोग होंगे। लास्ट कौन सा है, स्वस्थ हितम। स्वस्थ हित द्रव्य कौन से होते हैं, जो द्रव्य स्वस्थ के लिए लाभकारक होते हैं, मतलब ना हमारे इसको नुकसान नहीं पहुंचाते और क्या करते हैं, वो लाभकारक होते हैं, लाभदायक होते हैं। ठीक है, शरीर के लिए वो क्या होता है, अनुकूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हरितकी, हरितकी, हरड़ बोलते हैं जिसे कॉमन लैंग्वेज में। तो हरितकी क्या करता है, ये इसको हरितकी जो है वो स्वस्थ हित द्रव्य है। इसको बोला गया है कि माता जो है, माता हमारी जो है वो गुस्सा हो जाती है, कुपित हो जाती है, पर जो आमाशय में, जो हमारे उदर में जो स्थित है, जो हमारे स्टमक में स्थित जो हरितकी है वो कभी भी कुपित नहीं होती, वो स्वास्थ्य के लिए
हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती है। और दूसरा एग्जाम्पल जल, तो जल से आपने देखा जल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है। तो ये कैसे द्रव्य हो गए, ये स्वस्थ द्रव्य हो गए। नेक्स्ट है वीर्य। वीर्य किसे कहा है, उष्ण शीत गुणोत्कर्षा तत्र वीर्यम द्विधा स्मृतम। ठीक है, यहाँ पे वीर्य के भेद के बारे में बताया। कैसे, वीर्य के भेद में क्या कहा है, उष्ण और शीत गुण की अधिकता। जो उत्कर्ष जो यहाँ पे बोला गया है, मतलब क्या हो गया, अधिकता। अधिकता इज उत्कर्ष। उष्ण और शीत गुण, ये जो गुण हैं 20 वैसे गुरुवादी गुण है, उनमें से उष्ण और शीत की अधिकता के कारण वीर्य 2 प्रकार के होते हैं। वीर्य 2 प्रकार के बताए, कौन कौन से 2 प्रकार के हो जाएंगे वीर्य, ये हो गया उष्ण और शीत, यही 2 वीर्य बताए गए। ठीक है, वीर्य बोलते हैं इसको, उष्ण और शीत। अब भाई वीर्य क्या है, वीर्य किससे कहा है, जो क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है। जो क्रिया है, जो कार्य है, जिस चीज़ के द्वारा संपन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वीर्य। या फिर दूसरे इजी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, द्रव्य के कार्य करने की शक्ति। मतलब जो द्रव्य है उसके कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं, वीर्य। ठीक है, और 2 टाइप के होते हैं, उष्ण और शीत। ठीक है, विपाक। विपाक क्या है, त्रिधा विपाको द्रव्य से स्वादमम्ल कटुकात्मक। त्रिधा बोला गया। ठीक है, विपाक को 3 मतलब कितने प्रकार के होते हैं, 3 विपाक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो, स्वाद मतलब मैं बताता, स्वादु क्या हो गया, मधुर। दूसरा क्या है, अम्ल। ठीक है, और कटु। 3 हो गए, 3 टाइप्स के विपाक हो गए। ठीक है, अब विपाक मतलब क्या होता है, विपाक अर्थात होता है विशिष्ट पाक। कोई विशेष पाक, पाक मीन्स पाचन, विशिष्ट पाक को क्या बोलते हैं, विपाक। सेवन किए गए मधुर आदि 6 रस। हम जो सेवन कर आहार जो हम लोग सेवन करते हैं, खाते हैं, उसमें 6 रस रहते ही हैं। किसी रस की अधिकता रहती है, कुछ कम रहता है। तो वो 6 रस का हम लोग जो सेवन करते हैं, वैसे जो द्रव्य है, उन द्रव्यों का महास्रोतस में जठर जठराग्नि द्वारा विपाक होकर अंत में, मतलब जठराग्नि द्वारा जो है, जठराग्नि हमारे इसमें जो अग्नि है महास्रोतस में, उसके द्वारा क्या है, विपाक होकर अंत। विपाक मतलब यहाँ पे पाचन होकर, आप समझ लो, विपाक 10 बने पाचन होकर क्या होता है, अंत में जिस विशेष रस की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग विपाक कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया, हमारा जो महास्रोतस फ्रॉम मतलब माउथ से लेकर एनस तक के, उसको वो क्या हो जाएगा, वो महास्रोतस हो गया। ठीक है, में जठराग्नि द्वारा मतलब जो है अग्नि क्या है, उसके द्वारा जो आहार ग्रहण किया था, आहार जो ग्रहण किया था उसका क्या हो गया, पाचन हो गया। पाचन होने के बाद जिस विशेष रस की उत्पत्ति होती है, मतलब पाचन होने के बाद भी 3 विशेष रस की उत्पत्ति होती है। कौन कौन से हैं, स्वादु, अम्ल और कटु। ये हो गया स्वादु मतलब मधुर, अम्ल और कटु, ये 3 रसों की उत्पत्ति होती है लास्ट में। ठीक है, ये विशेष रस की उत्पत्ति होती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग विपाक बोलते हैं। ठीक है, गुण। गुण का क्या श्लोक है, गुरु मंद हीम स्निग्ध श्लषण सांद्र मृदु स्थिराः गुणाः स सूक्ष्म विशदा विंशति ही स विपर्यया। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, द्रव्य में गुरुवादी 10 गुण और इनके विपरीत 10 गुण हैं। मतलब यहाँ से जो इतना बताया गुरुमंद से, ये जो हो गए, ये सब कौन हो गए, ये 10 गुण हैं, ये गुरुवादी 10 गुण हैं। ठीक है, और ये विंशति 10 है, और क्या सविपर्या मतलब क्या हो गया, इसके विपरीत 10 गुण हैं, इसके विपरीत और 10 गुण हैं, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 20 गुण। अब देख लेते हैं कौन कौन से गुण हैं। गुरु, गुरु मतलब क्या होता है, हेवी मतलब भारी होता है। मंद मतलब क्या होता है, डल। ठीक है, हीम कोल्ड, स्निग्ध अंशियस, स्लशन अंशियस मतलब वही ग्रीसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑयली एंड स्मूथ, ऐसा कर लो। श्लषण मतलब हो गया स्मूथ, सांद्र मतलब थिक, मृदु मतलब सॉफ्ट, स्थिर मतलब इमूवेबल, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, विशद मतलब क्लियर। तो ये हो गए 10 गुण, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट हमको देखने को मिलेंगे बाकी 10 गुण। देखो गुरु के अपोजिट क्या हो जाएगा, लघु,
मीन्स लाइट, या इसके अपोजिट तीक्ष्ण, मंद के अपोजिट तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब क्या हो गया शार्प। हीम के अपोजिट क्या हो गया उष्ण, ठंडा गर्म, ठीक है। स्निग्ध इसके अपोजिट ये थोड़ा ग्रीसी रहता है, ऑयली, स्मूथ प्लस ऑयली हो गया। और इसके अपोजिट रुक्ष मतलब कि पूरा ड्राई हो गया। श्लेषण के अपोजिट क्या है खर, ये मतलब स्मूथ होता है, खर मतलब क्या हो गया रफ। सांद्र मतलब थिक, द्रव मतलब हो गया लिक्विड। मृदु मतलब सॉफ्ट हो गया, और कठिन मतलब हो गया हार्ड। स्थिर मतलब जो कि इमूवेबल है, चल मतलब कि जो है मोबाइल है मूवेबल है, ठीक है। सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, और स्थूल मतलब जो कि बल्कि है, ठीक है। विशद हो गया क्लियर, और इसका अपोजिट क्या हो गया पिछड़ मतलब हो गया स्लाइमी, ठीक है। ये क्लियर है, ये थोड़ा सा स्लाइमी है। मतलब ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल मिला के हो गए 20 गुण। 20 कौन से गुण है, क्योंकि गुण के भी अलग अलग प्रकार है, तो ये है गुणवादी गुण, ठीक है, याद रखना ये गुणवादी गुण है। रोग आरोग्य के कारण कौन से कारण होते हैं। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकः, हीन मिथ्या अतिमात्रकः सम्यग योगश्च विद्येयो रोगारोगयैक का कारणम। देखो इस श्लोक का मीनिंग क्या होता है। काल अर्थ और कर्म, काल अर्थ और कर्म, कर्म क्या हो गया कायिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, या फिर वाचिक। कायिक मीन्स शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, या वाचिक जो बोलते हैं, ठीक है। का हीन मिथ्या और अतियोग होने से क्या होता है, इन सब का हीन मिथ्या या अतियोग, ये तीन चीज़ यहाँ समझ लो, देख लो ध्यान में। हीन मिथ्या और अतियोग होने से रोग की उत्पत्ति होती है। मतलब अगर काल, काल मतलब क्या हो गया आपको पता है, काल मतलब जो काल है, इसके आगे नित्यक और अवस्थी काल दो टाइप्स में है, वो आगे देखना है, ठीक है। अर्थ मतलब क्या, मैंने इंद्रियों के विषय और अर्थ बताया था कि 5 इंद्रियों के 5 अर्थ और विषय है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये अर्थ है, इसको आप विषय भी बोल सकते हो। और कर्म जो है हम जो कार्य करते हैं, ठीक है, उसका हीन मिथ्या या अतियोग होगा तो क्या होगा, रोग की उत्पत्ति होगी, ठीक है, रोग की उत्पत्ति होती है। और इन तीनों का सम्यक योग होगा, मतलब ये इन तीनों का सम्यक योग होगा, मतलब काल अर्थ और कर्म का सम्यक योग होने से क्या होगा, आरोग्य की प्राप्ति होगी। आरोग्य मतलब निरोगता की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या बोलने की कोशिश की गई है। अब काल तो आपको पता है, ठीक है। काल में मैं अभी क्या ले रही हूँ, यहाँ पे शीत ऋतु ले रही हूँ, ठीक है। ठंड वाला जो ऋतु रहता है शीत ऋतु है, ठीक है। इसमें हीन मिथ्या और अतियोग में देखते हैं हम लोग के क्या क्या होता है। तो शीत ऋतु में हीन में क्या होगा, शीत ऋतु में क्या होती है ठंडक पड़ती है, तो हीन इसमें क्या होगा कि बहुत, इसमें होगा बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल ही नहीं होगी हीन में, बिल्कुल नहीं, क्या बिल्कुल नहीं ठंडक होगी, या फिर अल्प मात्रा में होगा, मतलब ठंड अल्प मात्रा में। शीत ऋतु में क्या होता है, वैसे ही नॉर्मली क्या होता है ठंड पड़ती है, ठीक है। तो हीन योग में क्या होगा, हीन योग है, ठीक है। हीन योग में क्या होगा कि बिल्कुल ही नहीं ठंडक पड़ेगी, या फिर अल्प ठंडक पड़ सकती है। हीन मतलब कमी है, नाम ही बता रहा है उसका, ठीक है। उसके बाद पहले अतियोग देख लेते हैं। अतियोग में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा, ज़्यादा या फिर अति मतलब ठंडक होगी, ठीक है। ज़्यादा या अति ठंडक होगी तो क्या होगा, अति योग हो जाएगा। अब मिथ्या योग में क्या होता है, मिथ्या योग में होगा कि हो सकता है कि शीत ऋतु में मतलब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, मतलब अति से भी ज़्यादा हो जाएगी, या फिर हीन से भी कम ठंडक होगी, वो क्या हो जाएगा मिथ्या योग। या फिर ये हो जाएगा कि शीत ऋतु में जो कि नॉर्मल ठंडक होती है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे गर्म हो जाएगा, मतलब कि ग्रीष्म ऋतु जैसा हो जाएगा। अगर ठंडे ऋतु में, शीत ऋतु क्या है ठंडक वाला ऋतु है, तो शीत ऋतु में ठंड के बजाय अगर गर्मी पड़ने लगे तो क्या हो जाएगा मिथ्या योग हो जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता था, शीत में ठंडक होनी चाहिए, अगर शीत में नॉर्मल ठंडक होगी तो हम लोग वैसा आहार विहार जो भी है वो करेंगे और आरोग्यता बनी रहेगी। बट अगर शीत ऋतु में ऐसा होने लगे, या फिर नहीं हो रही है, अल्प हो रही है, या फिर गर्मी पड़ गई, या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब हीन मिथ्या या अति योग होने लगे, तो क्या हो जाएगा रोग की उत्पत्ति होगी। सेकंड है अर्थ। अर्थ में
क्या है, अर्थ मतलब होता है इंद्रिय के विषय को अर्थ कहते हैं। तो 5 इंद्रिय के 5 विषय हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेती हूँ श्रवण इंद्रिय। ठीक है, श्रवण इंद्रिय का कौन सा विषय हो जाएगा, शब्द। अर्थ मतलब क्या हो गया उसका, शब्द। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हीन, मिथ्या और अतियोग में कैसा कैसा होगा। हीन में क्या होगा कि बहुत कम जो है वॉल्यूम में है सुनाई, शब्दों को सुनना, बहुत ही कम वॉल्यूम में शब्दों को सुनना क्या हो जाएगा, हीन योग। ठीक है, कम वॉल्यूम लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, कम आवाज़ लिखो, कम आवाज़ में सुनना। ठीक है, कम आवाज़ में सुनना क्या हो जाएगा, हीन योग। ठीक है, क्या हो गया, श्रवण इंद्रिय का हीन योग हो गया। अब अति योग देख लेते हैं, बहुत ऊंचा सुनना। अगर ऊंचा सुनते हो, ऊंचे शब्द का सुनना। बहुत ऊंचे शब्द को सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, अति योग हो गया। ठीक है, बहुत ऊंचा सुनना। अब मिथ्या योग में हो गया क्या, मिथ्या योग में हो जाएगा भयानक शब्द सुनते हैं, भयानक या कठोर, या फिर आप बोल सकते हो अप्रिय। किसी के अप्रिय शब्द सुनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिथ्या योग। क्या, श्रवण इंद्रिय का हीन, मिथ्या और अति योग। ठीक है, कर्म में क्या है, हीन योग, मिथ्या योग और अति योग देखते हैं। ठीक है, हीन योग में क्या हो जाएगा, पहले अति योग दे देते। ठीक है, व्यायाम करना मतलब अत्यधिक व्यायाम करना या बहुत ज़्यादा काम करना, शरीर से काम कराना, इसमें क्या हो जाएगा, अति योग। ठीक है, अति योग हो जाएगा। अब हीन योग में क्या हो जाएगा, सोना, बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल काम नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल ही काम नहीं करना, ये क्या हो जाएगा, हीन योग हो जाएगा। और मिथ्या योग में क्या हो जाएगा, वेगों को धारण करके रखना, वेगों को धारण करना। ठीक है, तो शरीर में जो भी हमारे नेचुरल अर्जेस है आते हैं, उन वेगों को धारण करने से क्या हो जाएगा, मिथ्या योग। हाँ, अभी क्या है देखो, यहाँ पे 4 श्लोक है, 4 श्लोक में अलग अलग टॉपिक्स आ जाएंगे। देख लो, पहला टॉपिक हो गया रोग आरोग्यता की परिभाषा। इसके लिए क्या श्लोक बताया गया है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगात। इसको आप लोग ध्यान में रखो। ठीक है, क्या है, रोग और आरोग्य की डेफिनेशन बताई गई है। रोग क्या होता है भाई, दोषों की विषमता का होना ही रोग है। ठीक है, दोष जो है, दोष जब दोषों की विषमता हो जाती है, मतलब कि वो अप्राकृत अवस्था में आ जाते हैं हम। ठीक है, विकृत हो जाते हैं। ठीक है, उनकी विषमता हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। ठीक है, और आरोग्यता क्या होती है, साम्यता, दोषों की साम्यता, मतलब उनकी प्राकृत अवस्था क्या होती है, आरोग्यता। ये वाले श्लोक से बताया गया है। ठीक है, उसके बाद रोग के प्रकार, रोग के प्रकार के लिए क्या बताया गया है, निजा गंतु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृता। मतलब क्या है, निज आगंतुक विभागेन, रोग कितने हैं, 2, रोगों के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार बताए गए। ठीक है, कौन कौन से है वो, निज और आगंतुक। अब निज क्या होता है, देखो, वात आदि दोष, पता है हमें भाई, दोष वात आदि होते हैं, वात पित्त कफ के विकृत होकर रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वात आदि दोष क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, और वो जो रोग उत्पन्न करते हैं वो कौन सा रोग होता है, निज रोग होता है। ठीक है, वो निज रोग होता है। इसमें क्या होता है, पहले दोष कुपित होंगे, मतलब क्या है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में ही पहले जो दोष हैं, वातादि दोष जो हमारे शरीर में है, वो सबसे पहले कुपित होंगे। ठीक है, वो पहले कुपित होंगे और उसके बाद हमको क्या होगा, लक्षण दिखाई देगा, दोषों के जो रोग के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, फिर लक्षण उत्पन्न होंगे। तो ऐसा क्या हो गया, ये जो रोग होता है वो निज रोग होता है। दूसरे बार आगंतुक रोग क्या होता है, आगंतुक मतलब क्या, बाहरी कारणों से उत्पन्न जो रोग है, बाहरी कारण मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल सराउंडिंग में जितने भी कारण हैं, उनसे जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, वो आगंतुक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, जैसे अभिघात हो गया, किसी को चोट लग गई, वो कोई गिर गया, चोट लग गई, किसी को सांप ने काट लिया, तो ये क्या होगा, ये बाहरी कारण से हमें लगा हुआ है। किसी कोई जल गया, आग क्या हो गई, ये सब बाहरी कारण, तो वो हो गए आगंतुक। ठीक है,
रोग पहले होता है, इसमें क्या होगा, रोग सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। फिर वातारी दोष कुपित, मतलब जल गए, जल तो गया, फिर उसके बाद अंदर के जो वातारी दोष है हमारे शरीर में जो है वो कुपित होंगे, ठीक है। ये हो गए रोग के प्रकार। अब क्या है, रोग अधिष्ठान। रोग अधिष्ठान कैसे पता है, तेषां काय मनोभेदाधिष्ठान अधिष्ठानम अपि द्विधा। मतलब क्या है, कौन से दो अधिष्ठान बताए गए हैं, रोग के कौन से दो अधिष्ठान बताए हैं, काय और मन। अधिष्ठान मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आश्रय स्थान। रोग का आश्रय स्थान क्या बताया गया है, दो बताया गया है। क्या है, काय मतलब शरीर, मतलब यही हो गया बॉडी, एंड मन मतलब हो गया माइंड, ठीक है। ये हमारे कौन क्या हो गए, रोगों के दो अधिष्ठान हैं। उसके बाद क्या है, मानसिक दोष में क्या है, क्या कहा है, रजस तमश्च मनसो द्वौ च दोषा वुदाहृतौ। मतलब क्या हो गया, दो मानसिक दोष बताए गए हैं। कौन कौन से, रज और तम, ये कौन हो गए, मानसिक दोष। और सत्व क्यों नहीं कहा है, क्योंकि वो निर्विकार है, ठीक है। सत्व क्यों नहीं कहा गया है, क्योंकि निर्विकार है, वो शुद्ध है। वो शुद्ध है, ठीक है, इसीलिए वो दोष नहीं है। इस रज और तम को दो को क्या कहा है, मानसिक दोष। इसके आगे क्या है, रोगी परीक्षा। रोगी परीक्षा में कौन सा है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिणम। अब देखो, रोगी की परीक्षा हम लोग कैसे करेंगे, कोई पेशेंट हमारे सामने आया तो हम उसकी परीक्षा कैसे करेंगे। तीन बताई गई है उसके लिए, तीन परीक्षा बताई है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न, याद रखना, ठीक है। दर्शन मतलब क्या क्या हो गया, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करेंगे उसको, ठीक है। हम उसको देख के बताएंगे कि क्या क्या है। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, नेत्र से रोगी का वर्ण देखेंगे हम लोग। नेत्र से रोगी का वर्ण देखकर मतलब क्या, वो उसका रंग कैसा है, लाल है, पीलापन है। फिर उसके बाद उसके हिसाब से हम बताएंगे कि कौन से सिम्टम्स के इंक्लूड करके कि कौन सा डिजीज़ हुआ है। उसके बाद क्या है, स्पर्शन। स्पर्शन मतलब पार्ट में छू कर बताएंगे कि भाई कैसा है उसका। ऐसे इसमें देख सकते हैं कॉमनली, मतलब किसी को बुखार आता है तो हम छू कर बताते हैं ना, भाई उसका टेम्परेचर गर्म है तो उसको बुखार आ सकता है, ज्वर हो सकता है, ठीक है। स्पर्श से संताप, शीतलता आदि का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट कौन सा है, प्रश्न। प्रश्न मतलब इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन हम उसको भाई पूछ के करेंगे, भाई तुमको कौन कौन से लक्षण, तुमको कौन सी वेदनाएं है, तुमको क्या हो रहा है वो बताओ, ठीक है। तो प्रश्न मतलब क्या हो गया, वेदना आदि लक्षणों का ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना ही क्या हो जाता है, प्रश्न। तो ये तीन याद रखना, कौन से, रोगी परीक्षा के लिए क्या, दर्शन स्पर्शन प्रश्न। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग याद रखना। कैसे पूछ लिया गया कि रोग अधिष्ठान कौन से है, तो आपको पता रहना चाहिए दो है भाई, काय और मन। रोगी की परीक्षा कौन कौन सी होती है, ठीक है। रोग कितने प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुक, दो प्रकार के, छोटी छोटी चीज़ें, इसको याद रख। रोग परीक्षा, रोगी की परीक्षा तो हमने देख ली। अब देखो कि रोग की परीक्षा कैसे होती है। इसके लिए श्लोक बताया है, रोगम निदान प्रागुप लक्षणों पशय आपति भी। मतलब अभी देखो, इसको जो मैं अभी बताने वाली हूँ, ये सब जो भी है रोग परीक्षा के लिए, ये भी जो 5 पॉइंट्स बताए गए हैं, इसको क्या बोलते हैं, निदान पंचक, ठीक है। ये नाम भी आप याद रखना, निदान पंचक। रोग को जानने के लिए 5 उपाय बताए गए हैं। हमने रोगी परीक्षा के देख लिया, हमें दर्शन स्पर्शन प्रश्न 3 प्रकार से है। अब रोग परीक्षा, रोग को जानने के लिए 5 उपाय कौन कौन से बताए गए हैं, निदान, प्रागरूप, इसको पूर्व रूप भी बोलते हैं, रूप, उपशय और संप्राप्ति, ठीक है। निदान पंचक। निदान मतलब क्या होता है, निदान मतलब होता है कि रोगों के कारण, कौन से कारण होते हैं, किस कारण से रोग होते हैं, ठीक है, कॉज जिसको बोलते हैं, ठीक है। हेतु भी बोल सकते हो आपको, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निदान। उसके बाद क्या है, प्रागरूप या फिर पूर्व रूप। मतलब क्या होता है, व्याधि की उत्पत्ति से पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, व्याधि की उत्पत्ति अभी हुई नहीं है, उससे पूर्व में जो लक्षण मिलेंगे वो कौन से हो जाएंगे, वो पूर्व रूप हो गया, ठीक है। अब रूप मतलब होता है सिम्टम्स, ठीक है। उत्पन्न हुए रोग के लक्षण, मतलब जो रोग उत्पन्न हुआ है उसके जो लक्षण, मतलब जो सिम्टम्स हो जाएंगे, उसको रूप बोलते हैं। अब लक्षण मतलब भी क्या होता है,
रोग की व्यक्तावस्था, मतलब जो व्यक्त हो गया, किसी चीज़ को हम बोलते हैं ना व्यक्त कर दिया गया, तो रोग की जो व्यक्ता अवस्था होती है, मतलब व्यक्त हो जाता है जब वो, तो उसे क्या बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं। ठीक है। उपशय, उपशय मतलब क्या है, अच्छे से समझना है इसको। ठीक है। औषध अन्न विहार से सुखावह, सुखावह मतलब अभी देख लो पहले, जिससे रोग दूर हो जाए और बाद में कोई कष्ट उत्पन्न हो। सुखाव मतलब ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे चीज़ें जो करते हैं, मतलब उससे रोग दूर भी हो जाता है और किसी प्रकार से मतलब रोगी को कोई कष्ट भी नहीं उत्पन्न होता। ठीक है। तो औषध अन्न विहार से सुखावह प्रयोग को उपशय कहते हैं। ठीक है। मतलब ऐसे औषध अन्न और विहार का इस्तेमाल करना जिससे रोगी के रोग दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, जो उसका रोग है दूर हो जाए और कोई भी कष्ट उत्पन्न ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं उपशय। लास्ट है संप्राप्ति। संप्राप्ति मतलब क्या होता है, सम्यक, संप्राप्ति का मीनिंग एक्चुअल क्या होता है, सम्यक रूप से प्राप्ति, ये इसका मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है सम्यक रूप से प्राप्ति। अब देखो, विभिन्न कारणों से दूषित दोष, मतलब बहुत सारे कॉज हो सकते हैं जिससे दोष दूषित हो गया। मिथ्या आहार खाया मतलब गलत आहार खा लिया, गलत विहार कर लिया, कोई भी ऐसे जो कारण है जिससे दोष जो है वो दूषित हो गया। ठीक है। शरीर में फैल कर जो व्यापार कर रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब शरीर में फैल गए और जो व्यापार करके जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे हम संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गए कौन से, पांच हो गए रोग की परीक्षा के लिए, इसको निदान पंक्चक भी बोलते हैं। देश भेद, भूमि देह प्रभेदेन देश माहुरीह द्विधा, देश के टाइप्स देखने हैं। ठीक है। चिकित्सा की दृष्टि से देश मतलब देश क्या हो गया, स्थान, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो भूमि, भूमि हो गया डिफरेंट रीजन्स ऑफ लैंड, देश मतलब कि बॉडी। ठीक है। भूमि देश, भूमि देश में और भी टाइप्स देते हैं, भूमि देश में और टाइप्स हैं, देह देश तो बॉडी हो गया, तो बॉडी का कुछ वो नहीं है। अब भूमि देश में कितने टाइप्स बताए गए हैं, तीन प्रकार है और। ठीक है। तीन भेद बताए गए हैं, जंगल, आनुप और साधारण देश। जंगल देश क्या है, जांगल देश, वात दोष की प्रधानता होती है, तो ये जो जंगल देश है वहाँ पे जो है वात दोष की प्रधानता होगी, मतलब रूखा सूखा होगा जंगल देश, इसीलिए वहाँ पे क्या, वृक्ष होने के कारण वात दोष की प्रधानता होती है, इसलिए वातज व्याधियाँ अधिक होती है। वहाँ के जो व्यक्ति हैं, वहाँ पे जो लोग रहते होंगे, उनको व्यातज वात विकार जो है वो ज़्यादा होता है। फिर हो गया आनुप देश, आनुप देश में क्या हो गया, जल की प्रधानता अधिक होती है, मतलब नदी तालाब ये सब ज़्यादा होंगे, मतलब जल की प्रधानता अधिक हो गई, इससे क्या होगा, कफज व्याधियाँ अधिक होती है, वहाँ के व्यक्ति को क्या है, कफज व्याधि, कफ से होने वाली व्याधियाँ ज़्यादा होंगी। फिर हो गया लास्ट है साधारण देश, साधारण देश मतलब यहाँ पे सब कुछ वेल बैलेंस्ड है, मतलब सामान्य अवस्था में होती है। ठीक है। अब आगे क्या है, भेषज काल, भेषज काल शनादिर व्याध्यवस्था च कालो भेषज योगकृत। ठीक है। आयुर्वेद में काल दो प्रकार के बताए हैं, मतलब आयुर्वेद में कौन से प्रकार काल के दो भेद बताए गए हैं, क्षण और रोग की अवस्था। क्षण मतलब क्या हो गया, मुहूर्त आदि के लिए, ये डिटेल में आगे और पढ़ना है पदार्थ विज्ञान में। ठीक है। दूसरा क्या है, रोग की अवस्था के लिए। ठीक है। ये जो दोनों काल है, ये आयुर्वेद में दो प्रकार के काल बताए गए हैं, एक तो हो गया क्षण और जो हो गया दूसरा है वो व्याधि अवस्था, या व्याधि मतलब रोग होता है, तो रोग की अवस्था। तो ये हो गए दो काल, इनके अनुसार चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलोगे देश क्यों इम्पोर्टेंट है, ये काल क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिकित्सा की दृष्टि से हमें पता रहना चाहिए भाई कि वो व्यक्ति कहाँ पे रहता है, उसको कौन सा आहार विहार हमें देना है, चिकित्सा में उसको क्या क्या हमें देना है, और भेषज काल कौन से टाइम पे उसको देना है, कैसा है, इसके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट। औषध के द्विविध भेद, औषध के अभी भेद देख लेते हैं। शोधनम शमनम चेति समास औषधम द्विधा। ठीक है। द्विधा मतलब दो प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है। औषध कितने प्रकार के बताए हैं, दो, कौन से हैं, शोधन कारक और शमन कारक, शोधन शमन। अब शोधन औषध क्या करते हैं, शरीर से वातादि दोष को बाहर निकालते हैं, मतलब एग्जैक्टली मतलब बताऊँ, वमन विरेचन आदि द्वारा, विरेचन
वमन, विरेचन आदि द्वारा क्या करते हैं, शरीर से वातादि दोष को बाहर निकालने वाली जो औषध होती है वो शोधन कारक औषध होती है। फिर शमन औषध जो होती है वो कौन सी होती है, वातादि दोषों को शरीर के अंदर ही शांत करती है, मतलब ये बाहर नहीं निकालती, शरीर के अंदर ही शांत कर देती है, वो शमन कारक औषध होती है। फिर शरीर दोषों की चिकित्सा, शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम। देखो, शरीर जानाम दोषाणाम मतलब शरीर में जो भी दोष है उनकी क्रम से परम औषध बताई गई है, क्रमेण क्रमशः उनकी परम औषध, ये वर्ड याद रखना, उनकी परम औषध, औषध होता है एक और यह परम औषध बताई है, ठीक है। इसमें भी दो टाइप का बताया जाएगा, एक तो शोधन वाला हो जाएगा और शमन। एग्जैक्टली वहाँ पे मैंने जो बताया था आपको, शोधन मतलब क्या है, ये बाहर निकाल के कर देता है शरीर के बाहर, और शमन मतलब ये शरीर के अंदर ही कर देता है, ठीक है। तो क्रम से कौन सी परम औषध बताई गई है, वात के लिए क्या बताया गया है, बस्ती, वात के लिए बस्ती बताया गया है, ठीक है। पित्त के लिए क्या बताया है, पित्त के लिए विरेचन बताया है, ठीक है, विरेचन। कफ के लिए बताया है वमन। ये हो गए शोधनार्थ, मतलब जो शरीर के बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तथा क्या है, तैलम घृतम मधु, ये क्या हो गए, वात के लिए तैल, पित्त के लिए घृत और कफ के लिए मधु, ये शमनार्थ परम औषध, शमनार्थ औषध हो गए, ठीक है। ये परम औषध है, ठीक है। इसके ये वात का हो गया तेल, पित्त का हो गया घृत और मधु का हो गया, कफ का क्या हो गया, मधु, ठीक है। ये हो गई थी शरीर दोषों की चिकित्सा। अब मानसिक दोष की चिकित्सा देखो, ये वाले श्लोक से बताई है। मानसिक दोष की चिकित्सा, मानसिक दोष की चिकित्सा में क्या बताया है, धी धैर्यात्मादि विज्ञान, क्या हो गया, धी मतलब क्या हो गई, बुद्धि, फिर क्या हो गया, धैर्य, धैर्य मतलब क्या हो जाता है, धीरज, और आत्मादि विज्ञान, ये क्या हो गए, मनोदोष औषधम परम, ठीक है। अभी मानसिक दोष के लिए परम औषध है, ये याद रखना, धी धैर्य धीरज, आत्मादि ज्ञान मतलब कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरा कौन सा काम है, ये हो गया आत्मादि विज्ञान। किसके लिए, मानसिक दोष के परम औषध है, ये याद रखना, बहुत बार आपको पूछ लेंगे, शोधनार्थ भी आपको पूछ लेंगे, परम औषध कौन से हैं, शमनार्थ भी आपको पता रहना चाहिए कि परम औषध कौन है, औषध तो होता है, ये परम औषध कौन से, वात पित्त और कफ के लिए क्या है। और वात के इसलिए तैल, मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, वात का कैसा होता है, रुक्ष होता है, शीत होता है इसका गुण, बट इसके अपोजिट कौन सा होता है, तैल का कैसा होता है, स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, ठीक है। इसीलिए इसके अपोजिट यहाँ पे तैल, और एग्जैक्टली ऐसे ही पित्त और कफ के लिए भी बताया गया, ठीक है। इनके अपोजिट गुण होने के कारण ये उनका शमन कर देते। नेक्स्ट इस पाद चतुष्टयम, देखो क्या है श्लोक इसमें, भीषम द्रव्याणुपस्थता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच तुर्गुणम, मतलब अब क्या हो गया, चिकित्सा के चार पाद बताए, चार पैर बताए हैं, जैसे एक कुर्सी को खड़े रहने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कौन से चार पैर होते हैं, ठीक है, वैसे ही चिकित्सा में को सफल होने के लिए कौन से ही चार पैर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं, भीषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी। भीषक क्या हो गया, भीषक इज फिजिशियन, मतलब जो डॉक्टर है, फिजिशियन है, वो भीषक है। द्रव्य मतलब यहाँ पे क्या होगी, औषधि, मेडिसिन जो देते हैं। उपस्थाता इज अटेंडेंट, ठीक है। रोगी इज पेशेंट। इन चारों पादों के चार चार गुण बताए गए हैं, पाद चतुष्टयम, ठीक है। क्या है, अब चार पैर तो है, चार पैर बता दिए गए, भीषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, और इनके भी इंडिविजुअली हर एक के 4 गुण बताए गए हैं, ठीक है। इन चारों के रहने पर चिकित्सा कार्य में सफलता मिलती है। अगर जब चारों रहेंगे तो क्या होगा, चिकित्सा कार्य में सफलता मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है, वैद्य के 4 गुण, वैद्य के 4 गुण कौन कौन से हैं, दक्ष, स्थिरार्थ, शास्त्रार्थो, दृष्ट कर्मा, सूचिर, भीषक, ठीक है। कौन से 4 है, फर्स्ट बताया है दक्ष। दक्ष मतलब क्या है, चतुर होना चाहिए, जो फिजिशियन है वो चतुर होना चाहिए, उसको क्लेवर होना चाहिए, अपने कार्य में वो कुशल होना चाहिए, ठीक है। फिर तीर्थार्थ शास्त्रार्थ मतलब गुरु से जिसने
शास्त्र ज्ञान का अभ्यास किया हो, मतलब जिसने गुरु का अच्छे से शास्त्र का अभ्यास किया हो, मतलब जो भी अपने गुरु है उनके अपने टीचर्स से जो उनको ज्ञान मिला है उसका अच्छे से अभ्यास किया हुआ, ठीक है। दृष्टकर्मा, दृष्टकर्मा क्या है? क्रियात्मक ज्ञान को अच्छी तरह देखा, मतलब जो कार्य करना है उसको, उस कार्य उस ज्ञान को उसने अच्छी तरह देखा है और स्वयं किया भी, मतलब वो देखा तो है, मतलब इंडिविजुअल हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बट हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हैं, मतलब यही हो गया। और स्वयं किया हो, मतलब हमको थेरोटिकल भी आनी चाहिए, हमको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, ठीक है। सूची, शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र हो, ठीक है। शारीरिक और मानसिक रूप से वो पवित्र होना चाहिए, मतलब उसके मन में कोई किसी के प्रति द्वेष और ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे क्या, ये वैद्य के, फिजिशियन के 4 गुण बताए गए, ठीक है। दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ, दृष्टकर्मा, सूची, भीषक, ठीक है। भीषक मतलब हो गया यहाँ पे भीषक, वैद्य इज सेम थिंग, ठीक है। तो इंग्लिश में देख लो अच्छे से समझने के लिए, दक्ष को क्या बोलते हैं? स्किल बोल सकते हैं। तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ हो गया क्लियर विजन इन थ्योरी। दृष्टकर्मा इज एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सूची, प्यूरिटी और क्लीनलीनेस। अब द्रव्य के बारे में देखते हैं। औषध के गुण, औषध के 4 गुण। बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्यम, औषधम, ठीक है। बहुकल्पम मतलब क्या हो गया? रोगी के सुविधा अनुसार अनेक प्रकार से प्रयुक्त किया जा सके, मतलब जो रोगी है, जो पेशेंट है, उसके सुविधा अनुसार क्या है, अलग प्रकार से प्रयोग किया। जैसे क्या है, हम लोग किसी को सिरप देते हैं, ठीक है ना, किसी को सिरप देते हैं, किसी को टैबलेट लेते हैं, क्योंकि कोई टैबलेट नहीं खा पाता तो हम सिरप दे देते हैं। वैसे ही यहाँ पे बताया एग्जाम्पल, आयुर्वेद में क्या बनता है? चूर्ण बनता है, क्वाथ बनता है, ठीक है। तो रोगी के सुविधा अनुसार अनेक प्रकार से प्रयुक्त किया जा सके, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? बहुकल्पम। बोल सकते हो आप मल्टीपल प्रिपरेशन, ठीक है, अलग अलग टाइप से उसको प्रिपेयर किया जा सकता है, ऐसा औषध का गुण होना चाहिए। फिर बहुगुणम, जो द्रव्य अनेक गुणों से युक्त हो। बहुगुणम इज अनेक गुण से युक्त हो तथा जिसके अनेक रोगों को नष्ट किया जा सके, जिससे अनेक रोगों को नष्ट किया जा सके, मतलब एक ही गुण नहीं हो और भी बहुत सारे गुण हो, ठीक है, जिससे कि मतलब एक ही रोग पे वो नहीं रहे बल्कि और भी रोगों को वो ठीक कर सके, ठीक है। संपन्नम, कीट, जल आदि से गुणहीन, या कीट मीन्स कोई इंसेक्ट वगैरह आ गया, जल आदि से गुणहीन मतलब क्या होता है कि कोई भी जो मेडिसिन होती है अगर हम लोग उसको पानी में डाल दे या फिर कोई इंसेक्ट का मतलब उसमें कांटेक्ट आ गया तो वो गुणहीन ना हो जाए, उसके गुण मतलब ख़त्म ना हो जाए या नष्ट ना हुआ हो, और पाक आदि क्रिया उचित रूप से हुई हो, ठीक है। पाक आदि क्रिया मतलब उसको अच्छे से पकाया गया हो, उसको क्या बोलते हैं? संपन्न, मतलब होलसम चीज होना चाहिए वो औषध, ठीक है। योग्य मतलब क्या हो गया? एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, मतलब क्या हो गया? जो देश काल के योग्य, योग मतलब क्या हो गया? एप्लीकेबिलिटी, मतलब जो देश काल के अनुसार हो, देश काल के अनुसार हो और प्रत्येक अवस्था की व्यक्ति को सुविधा पूर्वक उसका सेवन कर सके, मतलब प्रत्येक अवस्था, मतलब उसको बूढ़ा भी खा सके, उसको बच्चा भी खा सके, ऐसा औषध होना चाहिए। और देश और काल मतलब जिससे सूटेबल होना चाहिए, उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए कि मतलब उस टाइम पे खा सके, देश भी बराबर होना चाहिए, ऐसे औषध को क्या हो जाएगा? वो योग्य औषध। मतलब ये हो गए 4 गुण। और इससे पहले जो हमने सबसे पहले श्लोक देखा था पाठ चतुष्टय का, वो जो मेन श्लोक है वो आप लर्न कर लेना, और इसका आप चाहो तो लर्न कर सकते हो, पर लर्न कर लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुकल्पम बहुगुण ऐसे एक साथ लर्न करने से अच्छा ये हो जाएगा, नहीं तो वो एक श्लोक करो, ठीक हो, ठीक रहे। परिचारक के 4 गुण। अनुरक्तः, सूचिर, दक्षो, बुद्धिमान, परिचारक। 4 गुण कौन से बताए हैं? अनुरक्त, अनुरक्त मतलब अपने रोगी से स्नेह रखने वाला हो, मतलब उसमें अफेक्शन हो, ठीक है। सूची, शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र, प्यूरिटी होनी चाहिए उसमें। दक्ष, अपने कार्य में कुशल हो, स्किलफुल हो वो। बुद्धिमान मतलब उसके पास क्या है, जो भी अटेंडेंट मतलब हो गया एक तरह से नर्स ही हो गया, ठीक है, उसको नॉलेज ऑफ नर्सिंग होनी चाहिए, ठीक है। चिकित्सा और रोगी की बात समझने में समर्थ हो। फिर आगे क्या है? रोगी के 4 गुण। आढ़यो, रोगी, भीषक, वश्यो, ज्ञापक, सत्वानपि,
मतलब आढ़ मतलब क्या होना चाहिए, धनी होना चाहिए, मतलब कि वो जो अपना ट्रीटमेंट है और जो भी मेडिसिन है वो सब कुछ वो अफोर्ड कर सके, ठीक है, वेल्दी होना चाहिए। भीषक वश्य मतलब क्या हो गया, चिकित्सक के आदेशों और निर्देशों को माने, मतलब ओबीडियंट होना चाहिए भाई, चिकित्सक जो भी फिजिशियन बता रहा है, जो भी आदेश दे रहा है, जो भी निर्देश दे रहा है उसको पालन करने आना चाहिए, ठीक है। ज्ञापक, ज्ञापक मतलब ज्ञानी हो, जिससे अपनी शिकायतों को स्पष्टता से बता सके, मतलब एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन। ज्ञापक मतलब कि अपने जो भी उसकी शिकायत है, जो भी उसको प्रॉब्लम्स हैं, वो अच्छे से एक्सप्रेस करके फिजिशियन को बता सके, वो हो गया ज्ञापक, ठीक है। सत्वान मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, मतलब वो हिम्मत वाला होना चाहिए, व्याधि से घबराए नहीं वो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बना रहे। तो ये थे चार पाद, मतलब चार पाद थे चिकित्सा के, बहुत महत्वपूर्ण पाद है और इनके चार चार गुण हैं, ठीक है। टोटल मिला के कितने हो गए, 16। व्याधि के भेद, ठीक है। साध्यो असाध्य इति व्याधिर्द्विधा, तौ तु पुनर्द्विधा, फिर से द्विधा, सुसाध्यः कृच्छ साध्यश्च याप्यो यश्चानुक्रमः। देखो इसका क्या है, रोग और व्याधि के कितने भेद बताए गए हैं, 2 भेद बताए हुए, ठीक है। एक तो हो गया साध्य और दूसरा हो गया असाध्य, मतलब कि जिसको क्योर किया जा सकता है और जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, ठीक है। साध्य और असाध्य हो गया, तो यहाँ पे वही बताया है, साध्यो असाध्य इति व्याधि द्विधा, द्विधा बता दिया गया। फिर तौ तु पुनर्द्विधा, फिर से ये जो दोनों हैं दो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। साध्य के और 2 प्रकार देख लो क्या है, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। और असाध्य के प्रकार कौन होंगे, याप्य और अनुपक्रम। साध्य को देख लेते हैं पहले। सुख साध्य, सुख साध्य मतलब कि जो आसानी से क्योर हो सकता है, आसानी से ठीक होता है। सुख साध्य में कैसे अभी चीज़ें बताई गई है, कैसे हमको समझना है कि जो रोग है वो सुख साध्य है, मतलब इजीली क्योरेबल है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बताया है, रोगी सभी प्रकार के औषध को सहन कर सके, मतलब जो भी औषध उसे दिया जा रहा है वो सहन कर ले रहा है, उसको डाइजेस्ट हो जा रहा है और काम भी करता है, ठीक है। वो युवा हो, मतलब वो अडल्ट हो, युवा हो। पुरुष हो मीन्स वो मेल होना चाहिए। जिसकी इंद्रिय वश में हो, मतलब उसकी इंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, सारी इंद्रिया जो है वो ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम कर रही हो। रोग मर्म स्थान में न हो। अब मर्म स्थान इस जिसको नहीं पता है, मर्म स्थान इज वाइटल पार्ट, शरीर रचना में पढ़ना है इसको, ठीक है। रोग मर्म स्थान पे नहीं होना चाहिए, ऐसे वाइटल पार्ट्स होते हैं बॉडी में, वहाँ पे जो रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्याधि के पूर्वरूप लक्षण कम हो, मतलब जो उसके पहले जो मैंने बताया था, पूर्वरूप मीन्स मतलब व्याधि होने के पहले जो लक्षण दिखते हैं, दैट इज पूर्वरूप, पहले के सिम्टम्स ऐसे कम होने चाहिए उस व्यक्ति में, कोई उपद्रव, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए उसको। ऐसी जो भी व्याधि होगी वो कौन सी होगी, सुख साध्य व्याधि होगी। फिर कृच्छ साध्य, कृच्छ साध्य मीन्स जो डिफ़िकल्टी से क्योर होता है, मतलब कि जो कठिन है, कठिनता से ठीक होता है, ठीक है, वो क्या होगी, कृच्छ साध्य। शास्त्र प्रयोग आदि से ठीक होने वाला रोग, मतलब शास्त्र प्रयोग, जो भी हम लोग शास्त्र का यूज़ करते हैं, जो भी टूल्स का यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, उस प्रयोग आदि से ठीक होने वाले जो रोग होते हैं वो कौन से होंगे, कृच्छ साध्य। और इसमें एग्जैक्टली कौन से चीज़ें दिखेंगी, इसके अपोजिट, सुख साध्य के अपोजिट जो भी, मतलब इसका अपोजिट जो भी चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे कृच्छ साध्यवादी में दिखेगी, ठीक है। फिर असाध्य, मतलब जो क्योर नहीं हो सकते, उसमें कौन से 2 पार्ट है, याप्य और अनुपक्रम, ठीक है। याप्य में क्या बताया है, आयु के शेष रहने के कारण तथा पथ्य आहार विहार के अभ्यास से जो रोग साध्य प्रतीत होता है, मतलब आयु शेष है, मतलब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब उसका लाइफ स्पैन अभी बाकी है, उसकी आयु बाकी है अभी। और पथ्य आहार विहार मतलब क्या है, वो जो प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर विहार है, वो करता है, उसका अभ्यास करता है, तो वो रोग क्या है, ये क्योर नहीं होती है, बल्कि क्या, साध्य जैसी प्रतीत होती है। मतलब जब तक आप प्रॉपर आहार लोगे, प्रॉपर विहार करोगे, तो प्रॉपर मेडिसिन लोगे, तो वो साध्य व्याधि होती है, ठीक, मतलब वो
ठीक नहीं होगी, कंप्लीटली क्योर नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ देख लो, अब वो कैसा रहता है कि आप जब तक ये मेडिसिन लेते रहोगे तब तक आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। जैसे हम मेडिसिन हटा देंगे, हम लोग मीठा खाना शुरू कर देंगे तो फिर वापस वो हो जाएगी। तो वैसी है वो याप्य व्याधि हो जाएगी। मतलब जब तक आहार विहार बराबर हो रहा है, प्रॉपर अभ्यास हो रहा है, तब तक ये रोग साध्य प्रतीत होता है। और वैसे ही जब आप छोड़ दोगे तो फिर वो रोग वापस आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, अनुपक्रम। अनुपक्रम का दूसरा भी वर्ड बताया गया है, प्रत्याख्येय। प्रत्याख्येय ये वर्ड से भी आ सकता है, ठीक है। अनुपक्रम व्याधि, सभी प्रकार की चिकित्सा व्यर्थ है। सभी प्रकार की, इसमें कोई चिकित्सा करने की मतलब कर ही नहीं सकते हम, और अगर करते हैं तो व्यर्थ है। क्योंकि इसमें कैसे कैसे सिम्टम्स दिखते हैं, मोह, अरति, अरिष्ट। अरिष्ट मतलब मृत्यु कारक, जो ऐसे मृत्यु कारक जो सिम्टम्स है वो इसमें दिखते हैं, अरिष्ट सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। वर्ड अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। ये वाले व्याधि में अरिष्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लक्षण, इंद्रियां नष्ट हो जाती है, मतलब इंद्रियां भी अपना अपना कार्य ढंग से नहीं करती, मतलब इंद्रियां नष्ट हो जाएगी। ये अनुक्रम है, इसलिए इसको बताया भी गया है कि मतलब जो भी अनुक्रम व्याधि है, हमारे संहिता में कहा है कि उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर वो क्या होता है, चिकित्सक का जो फेम होता है मतलब वो डूब जाएगा, ऐसा। तो इसको आप अच्छे से करना, ये वाले अंदर के भी पॉइंट्स भी अच्छे से देख लेना कि भाई कौन कौन से व्याधि में क्या है, क्योंकि मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ सकता है। भाई आपको एक सिम्टम दे दिया जाएगा कि रोग मर्म स्थान पे नहीं है, ऐसी कौन सी व्याधि है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, फिर आपको ये भी दे दिया, सुखसाध्य, कृच्छसाध्य, याप्य और अनुक्रम, बताओ कौन सा है, तो आपको फिर ये टिक करना पड़ेगा। और श्लोक के लिए आपको लर्न करना है, करो, बट ये याद रखना, रोग, साध्य, असाध्य, फिर ये 2 पॉइंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक पॉइंट और बाकी है, उसको देख लेते हैं। क्या है, रोगी भी त्याज्य होता है, मतलब कौन से रोगी की चिकित्सा नहीं करनी है। तो अभी त्याज्य रोगी देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। ऐसे साध्य रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए जो चिकित्सक और राजाओं से द्वेष रखता हो, पहले टाइम पे राजा होते थे इसलिए बोला है वहाँ पे, हो, या जिसे चिकित्सक या राजा द्वेष करते हो, मतलब ऐसे फिजिशियंस या रोगी की जो फिजिशियंस की बात जो रोगी नहीं मानता है, तो वैसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी है, ठीक है। हीन, उपकरण, व्यग्र, अविधेय, जिसकी आयु समाप्त हो गई हो, जो मतलब रोगी क्रोधी हो, शोक में डूबा हुआ रहता है, डरपोक होता है, नीच प्रकृति का होता है, या खुद को ही वैद्य समझता है, खुद को ही वो रोगी वैद्य समझता है, ऐसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी, ठीक है। इसके आगे अभी हम लोग अष्टांग हृदय के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो भी हमारे अष्टांग हृदय हो गई, चरक संहिता हो गई, सुश्रुत संहिता, उसको क्या है, स्थान में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अलग अलग स्थान में डिवाइड किया गया है, और हर एक स्थान में मतलब हर एक स्थान में उसके अंदर जो टॉपिक्स, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, तो उसके इस पे बेस, जैसे निदान स्थान है तो निदान स्थान में कैसा रहेगा कि व्याधि के निदान की व्याख्या की गई, मतलब वो स्पेसिफिक है। चिकित्सा में तो चिकित्सा के बारे में की जाएगी, ठीक है, ऐसा है ये। तो स्थान के अंदर आपको क्या मिलता है, अध्याय। अब अष्टांग हृदय के बारे में देख लो। अष्टांग हृदय को किसने लिखा है, वाग्भट जी ने लिखा है, ठीक है, वाग्भट जी ने लिखा है। अब इसमें कितने हैं, आपको इसमें 6 स्थान देखने को मिलते हैं। तो सूत्र स्थान में पहला स्थान कौन सा है, सूत्र स्थान है, जो हमें फर्स्ट ईयर में है, इसके 15 चैप्टर्स फर्स्ट ईयर में बताए हैं, ठीक है। सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं, 30 अध्याय मिलेंगे अब आपको। तो हमने जो पहला अध्याय जो कंप्लीट किया था, ये आयुष कामीय अध्याय है फर्स्ट। इसके बाद और भी अध्याय, दिनचर्या, ऋतुचर्या। दूसरा स्थान कौन सा है, शरीर स्थान, जिसमें 6 अध्याय हैं। निदान स्थान 16 अध्याय। चिकित्सा स्थान 22 अध्याय। कल्प स्थान 6 अध्याय, और जो लास्ट है उत्तर स्थान, कल्प सिद्धि स्थान था वो, और ये छठवा जो है उत्तर स्थान, इसमें क्या है 40 अध्याय, और टोटल मतलब 120 अध्याय मिलेंगे। मतलब 120 अध्यायों को क्या किया है, इन 6 स्थान में बांट दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो एंड करने से पहले पढ़ लेते हैं। आई विल विन नॉट इमीजिएटली बट डेफिनेटली, तुरंत ही हम लोग जीतेंगे नहीं, मेहनत करेंगे, टाइम लगेगा, बट ये पक्का है कि जीतेंगे, बट डेफिनेटली, ठीक है। आप लोगों को भी जीतना है, पढ़ के पढ़ना, अच्छे से पढ़ाना है, एंजॉय करना है, ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई करो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान दो, पढ़ाई भी करो, खेलो कूदो, फन करो, सब कुछ करो,
ठीक है. Yeah, that's all for this video. I hope you like this video. Thanks for watching. Bye bye.